अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूँ ज़िले हुमा। मैं हूँ हफ्सा आसिफ। हेडलाइंस आपने जानी, अभी आपको बताएं। नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। सदर आरिफ अलवी शहबाज शरीफ से हल्फ लेंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब दोपहर 3 बजे ऐवान सदर में होगी। शहबाज शरीफ 336 के ऐवान में 201 वोट लेकर मुल्क के 24वें वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की उमर अयूब ने 92 वोट हासिल किए। शहबाज शरीफ दूसरी मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए। पीपल्स पार्टी, MQM, काफ लीग और BAP ने शहबाज शरीफ के हक में वोट दिया। JUI और BNP ने इंतखाबी अमल में हिस्सा नहीं लिया। ऐवान में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान का एहतजाज और शोर शराबा होता रहा। मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब is declared to have been elected as the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan. शहबाज शरीफ दूसरी बार वजीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब। कौमी असम्बली ने नए कायदे ऐवान का चुनाव मुकम्मल कर लिया। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब has secured 201 votes. स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने इंतखाबी नताइज का ऐलान किया। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार शहबाज शरीफ 201 वोट लेकर मुल्क के 24वें वजीर आज़म बन गए। उनके मद्दे मुकाबिल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उमर अयूब ने 92 वोट हासिल किए। उमर अयूब खान साहब has secured 92 votes. शहबाज शरीफ को पीपल्स पार्टी, MQM, IPP, मुस्लिम लीग काफ और मुस्लिम ज़िया ने भी वोट दिया। JUI ने इंतखाबी अमल का बाइकआउट किया। BNP के सरबराह अख्तर मेंगल ऐवान में बैठे रहे और किसी को वोट ना दिया। नताइज का ऐलान होने के बाद शहबाज शरीफ ने मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी से मुसाफिया किया। अरकान असम्बली नौमुंतखब वज़ीर आज़म को मुबारकबाद देते रहे। दूसरी जानिब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया और नारेबाजी करते रहे। जिन्होंने जुल्म में हिस्सा नहीं लिया उन पर किसी जुर्म का इतलाक नहीं होगा। जिन्होंने 9 मई को गद्दारी की वो हर सूरत कानून का सामना करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। कहते हैं PTI ने 9 मई को इदारों पर हमले किए। पाकिस्तान और अफवाज के खिलाफ जहर उगला। 2 सूबों के वज़ीर आला को कहा कि IMF के हवाले से कोई मदद नहीं करनी। आज भी ऐवान में शोर शराबा किया जा रहा है। यहाँ शोर की बजाय शऊर होना चाहिए था। 2018 में उन्हें मिसाक़े मईशत का कहा था। आज मिसाक़े मईशत के साथ मिसाक़े मफाहमत का भी कहता हूँ। आए हमारे साथ चलें। की बारी आई तो न सिर्फ उन्होंने पूरी ऑपोजिशन को सलाखों के पीछे डाल दिया, पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला और पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ जहर उगला। 9 मई को GHQ में कोर कमांडर हाउसेस में हमले किए गए। क्या ये बात काबिले माफी है? ये फैसला इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान ने करना है। क्या ये सूरत हाल इस बात की मुतकाजी है कि शोर शराबा किया जाए या शऊर को फरोग दिया जाए? अगर शऊर अबूर कर जाए शोर को तो इनका भी फायदा होगा और पूरे ऐवान का फायदा होगा। इंतखाबी शिकायत पर एहतजाज हुआ मगर उसके लिए आईनी रास्ता मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं, ट्रिब्यूनल्स हैं। IMF को खत लिखने की क्या जरूरत थी? अपने अगयार को दावत देकर पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत का रास्ता आपने पैदा करने की कोशिश की है। ये स्प्लिट मैंडेट है और जमहूर का तरीका है कि अगर स्प्लिट मैंडेट है तो लाइक माइंडेड पार्टीज मिलकर हुकूमत बनाएं। मगर मैंने और तमाम दोस्तों ने इनको जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर्स बन गए हैं उनको दावत दी कि आए हुकूमत बनाएं। 2018 में बतौर हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर के अपनी पहली तकरीर में मिसाक़े मईशत की बात की थी। मैं न सिर्फ आज फिर मिसाक़े मईशत का इआदा करता हूँ, इसके साथ मिसाक़े मुफाहमत की भी दावत देता हूँ। हमें पाकिस्तान की तारीख बदलनी है। हम आलिया नुमा चैलेंजेस को अबूर करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में ज़ाहिर ख्याल। कहा इत्तेहादियों ने सियासत दाव पर लगाकर मुल्क बचाया। बिजली की कीमतों में होश रुबा इजाफा एक चैलेंज है। खसारा हुआ तो तालीम और सेहत के लिए पैसा कहाँ से आएगा? अफवाज पाकिस्तान की तनख्वाहें कहाँ से देंगे? हमारे दौर में महंगाई में कमी आएगी, रोजगार बढ़ेगा, कर्जों से निजात मिलेगी, किसान को पहली बार मुफ्त बीज देने की कोशिश करेंगे। लापता अफराद के मसले को हल के लिए किए बगैर बलूचिस्तान के जख्मों पर मरहम नहीं रखा जा सकता। हमने मिलकर फैसला कर लिया कि हमें अब डीप सर्जरी करनी है, हमें निज़ाम में इनकलाबी तब्दीलियाँ लानी हैं। कर्जों की जिंदगी से जान छुड़ा ले या फिर खुदा ना खास्ता जिस तरह महकूम कौमें होती हैं सर झुका के हम अपने आप को चलाएं, ये मुमकिन नहीं है। एक और
कांटों भरा जो चैलेंज है वो बिजली के होश रबा कीमतों में इजाफा है। गर्दिशी कर्जा 2300 अरब पहुंच चुका है। 2300 अरब, 500 से 600 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। मैं घड़ी की चोरी की बात नहीं कर रहा, बिजली की चोरी की बात कर रहा हूँ। गैस का गर्दिशी कर्जा वो 2900 अरब रुपए पे पहुंच गया है। PIA का जो आज कर्जे का जो हुजम है वो 800 अरब रुपए हो चुका है। बिजली चोरी और टैक्स चोरी कौम का जिंदगी और मौत का मसला है। हम इस मूजी कैंसर को मिलकर इसको जड़ से उखाड़ देंगे और पाकिस्तान को उसके पांव खड़ा करेंगे। शहबाज शरीफ की तकरीर को एक लफ्ज़ में समेटूं तो ये डेथ ऑन अराइवल है। इनके चेहरे ऐसे हैं जैसे किसी जनाजे में आए हों। इन्हें मालूम है कि इनका मैंडेट चोरी का है। इनके चेहरों से खौफ झलकता है। PTI रहनुमा उमर अयूब का ऐवान में ज़ाहिर ख्याल कहते हैं यह हुकूमत फॉर्म 47 की मरहून मिन्नत है। फॉर्म 45 के तहत नताइज जाते तो यहाँ हमारे 180 अरकान होते। बानी PTI की नफरत में इद्दत जैसा केस चलाया गया। साइफर की हफाजत ब्यूरोक्रेट्स की जिम्मेदारी है। तमाम सियासी कैदी रिहा किए जाएँ। 9 मई के वाक़यात की आज़ादाना इंक्वायरी होनी चाहिए। यहाँ पे या किसी ने तोशा खाना केस में और जेल जाना पड़ता है, फिर वो लीडरशिप यहाँ की जानी चाहिए। और वो कैसे? मियां नवाज शरीफ साहब ने एक मर्सिडीज बेंज कार 42 लाख की उस वक्त थी, 6,36,888 रुपए लेके रिटेन की। गो के वो इंटाइटल्ड नहीं थे। इनू कहते ने चोरी। लिमिट क्या होती है केयरटेकर गवर्नमेंट की? एक एक चीज जो उन्होंने वहां पे एक्शन लिया है, आर्टिकल 6 उन पे लगना चाहिए। 2022 में अचानक उनको पता लगता है कि जी साइफर गायब हो गया। और भाई उसका जिम्मेदार कौन है? वो अफसरान, वो ब्यूरोक्रेट्स, उनसे पूछे, उनको वहां पे लाएं, पुट देम ऑन ट्रायल और उनसे वो निकलाएं। इमरान खान का इसमें क्या? ये हकायक है। मुस्लिम लीग नून का जब हुआ, इनको तो पता भी नहीं था अगले दिन इनका इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो रहा है। पीपल्स पार्टी ने अपना कंडक्ट किया, पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में की बारी आई तो ना भाई ना। डर था कि इमरान खान साहब वजीर आजम ना बन जाए। इनका सिंबल ले लो। सिंबल ले लिया ना, क्या हुआ? हम लोग और शिद्दत से आए। मसला ये है कि एक मुल्क और 2 दस्तूर नहीं चल सकते। ये कहाँ का मजाक, ये कहाँ का कानून? क्या मजाक हो रहा है इस मुल्क के साथ? पीपल्स पार्टी इलेक्शन इस वक्त लड़ती है, पार्लियामेंटेरियंस बन के आती है। हम किसी पार्टी के साथ इल्हाक करते हैं तो इलेक्शन कमीशन ROs को इंस्ट्रक्शन जारी करता है। तहरीक इंसाफ का शख्स जो होगा वो किसी और पार्टी में नहीं जा सकता। एक मुल्क 2 दस्तूर नहीं चल सकते। चीनी सदर की शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। शी जिनपिंग का कहना है उम्मीद है शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान नई और मज़ीद कामयाबियां हासिल करेगा। दोनों मुल्कों को ताउन को मजबूत बनाना होगा। मुश्तरका तौर पर चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी का अपग्रेड डिवीजन तामीर करना होगा। चीनी वज़ीर आज़म का भी शहबाज शरीफ को मुबारकबाद का पैगाम। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ईरानी सदर ने दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इजहार किया। ईरानी सदर का अपने पैगाम में कहना था कि उम्मीद है कि नई हुकूमत पाकिस्तानी अवाम और मुल्क की तरक्की के लिए भरपूर कोशिशें करेगी और दोनों मुल्क बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग के लिए मिलकर काम करेंगे। तुर्किया के सदर तैयब उर्दवान का शहबाज शरीफ को टेलीफोन। वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। तुर्क सदर ने पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन करने के लिए शहबाज शरीफ की सलाहियतों पर एतमाद का इजहार किया। नौमुंतखब वज़ीर आज़म ने मुबारकबाद के पैगाम पर सदर उर्दवान का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने तमाम शोबों में दोतरफा ताउन और ताउन को मज़ीद आगे बढ़ाने के अज़्म का इयादा किया। जबकि मुस्लिम लीग की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब की तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। कहा 9 मई वाली जहनियत मुल्क को तरक्की से रोक रही है। काश इनका शोर में बदल जाता। शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म मुंतखब होना पाकिस्तान की आवाम के लिए खुशखबरी है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का इंतखाब हुआ है पार्लियामान से और अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि ये पाकिस्तान की आवाम के लिए खुशखबरी है। आज 2013 का रवैया, वो जहनियत कि पाकिस्तान जिस वक़्त भी सियासी इस्तेहकाम की तरफ जा रहा हो, माशी इस्तेहकाम की तरफ जा रहा हो, वो जहनियत मुल्क पर मुसल्लत होने की कोशिश करती रहती है। ये जो 9 मई वाले हैं ये पार्लियामान में पहुंच गए हैं। पहले पार्लियामेंट में हमला बार से किया था, PTV पर हमला बार से किया था,
آج پارلیمان کے اندر آ کر پارلیمان پر حملہ آور ہے، گندی گفتگو، بد تہذیبی، بد تمیزی. اور وہ کیوں؟ کیونکہ تکلیف آج بھی یہ ہے کہ کہیں ملک ترقی نہ کر جائے. چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر علی خان کا قومی اسمبلی کی کارروائی پر تحفظات کا اظہار. بولے اگر یہی انداز رہا تو پارلیمنٹ کی کارروائی اور ان کے ساتھ چلنا مشکل ہوگا. ہم ہر ظلم کے باوجود پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود ہیں. اگر کل بھی ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا تو ہمارا اکٹھا چلنا بڑا مشکل ہو جائے گا. ہم چاہتے ہیں کہ برابری کی بنیاد پہ، ہم تو ان کا بیٹھنا ہی نہیں مانتے کہ یہ برابری کی سیٹوں میں بیٹھے، کیونکہ یہ عوام کی رجٹ کردہ ہے. لیکن پھر بھی اگر بیٹھے ہیں تو اس پروسیس سے جب تک ان کے خلاف کورٹ کے فیصلے نہیں آتے ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر آپ ہمیں نہ دکھائے اور بلیک آؤٹ کریں ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. جبکہ جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ 2018 میں بھی دھاندلی ہوئی لیکن اس الیکشن نے تمام ریکارڈ توڑ دیے. پورے ملک نے ایک تحریک چلائیں گے. آصف علی زرداری اور نواز شریف سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں، انہوں نے اسمبلیاں پیسے کی بنیاد پہ خریدی ہیں. وہ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ہمارا یہ خیال تھا کہ 2018 میں سب سے بڑی دھاندلی ہوئی ہے، لیکن 2024 نے تو اس کا بھی ریکارڈ توڑ دیا ہے. پورے ملک میں تحریک چلانے کا ایک لائحہ عمل بھی بنائیں گے. ہمارا کوئی ذاتی جھگڑے کسی کے ساتھ نہیں ہے کہ وہ ہمیں منا لیں گے. مسئلہ قوم کا ہے، مسئلہ عوام کا ہے. انہوں نے اقتدار کی کرسی کو شاید اپنی جاگیر سمجھ لیا ہے. وہ سمجھتے ہیں ہم پوری اسمبلی جو ہے وہ پیسے کی طاقت پر خرید لیتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ نے کچھ اپنی ہی تقسیم کی ہے، کسی کو ایک جگہ، کسی کو دوسری جگہ، کسی کو تیسری جگہ، سب کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی ہے. تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات مکمل ہو گئے. گوہر علی خان چیئرمین اور عمر ایوب بلا مقابلہ جنرل سیکریٹری منتخب ہوئے. سندھ میں حلیم عادل شیخ اور خیبر پختونخوا میں علی امین گنڈاپور صوبائی صدر بن گئے. دادو شاہ کاکڑ کا پاکستان تحریک انصاف بلوچستان کے صوبائی صدر منتخب ہو گئے. چیف الیکشن کمشنر رؤف حسن کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کی گائیڈ لائن کے مطابق انٹرا پارٹی الیکشن کرانے ہیں. پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات. گوہر خان بلا مقابلہ چیئرمین، عمر ایوب جنرل سیکریٹری منتخب. پاکستان تحریک انصاف کے ملک بھر میں انٹرا پارٹی انتخابات منعقد ہوئے. چیف فیڈرل الیکشن کمشنر تحریک انصاف رؤف حسن نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کی گائیڈ لائن کے مطابق الیکشن کروائے. بیرسٹر گوہر علی خان بلا مقابلہ چیئرمین اور عمر ایوب بلا مقابلہ جنرل سیکریٹری منتخب ہوئے. سندھ میں حلیم عادل شیخ بلا مقابلہ صوبائی صدر منتخب ہوئے. انٹرا پارٹی انتخابات میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور بھی بلا مقابلہ صدر منتخب ہو گئے. کوئٹہ میں پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات میں کارکنان کی بڑی تعداد نے ووٹ کاسٹ کیا. ڈاکٹر منیر بلوچ، داؤد شاہ اور امین جوگی زئی پینل کے درمیان مقابلہ ہوا. پیپلز پارٹی نے سندھ سے سینٹ کی 2 جنرل نشستوں کے لیے اسلم آبڑو اور جام سیف اللہ دھاریجو کے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے ہیں. سنی اتحاد کونسل نے بھی اپنے امیدوار میدان میں اتار دیے. وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں دونوں نشستیں بآسانی جیت لیں گے. دوسری جانب پی پی قیادت کی ہدایت پر سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے بھی سینیٹر بننے کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے. سید یوسف رضا گیلانی اگلے چیئرمین سینٹ ہوں گے. حمید سومرو رپورٹ کر رہے ہیں. سندھ سے سینٹ کی 2 جنرل نشستوں پر پی پی کے نامزد امیدوار اسلم ابڑو اور جام سیف اللہ دھاریجو نے وزیر اعلیٰ سندھ اراکین سندھ اسمبلی کے ساتھ کاغذات نامزدگی جمع کرانے الیکشن کمیشن آئے. ریٹرننگ آفیسر اور الیکشن کمشنر سندھ شریف اللہ نے کاغذات وصول کیے. وقار مہندی اور عاجز دھامرا نے بطور کورنگ امیدوار کاغذات جمع کرائے. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا کہ سندھ اسمبلی میں 114 ارکان ہیں. سینٹ کی دونوں نشستیں جیت لیں گے. انہوں نے دھاندلی کے الزامات پر جی ڈی او کو آڑے ہاتھوں لیا. پیر صاحب وغیرہ بڑے محترم ہیں، انہوں نے اعلان کیا تھا کہ میرے امیدوار اسمبلی کا حصہ نہیں بنیں گے، لیکن اس کے اگلے دن انہوں نے اپنے ایکسپنسز جمع کرائے، نوٹیفائی کرا دیا اپنے آپ کو. پیر صاحب کی بات بھی نہیں مانتے اب تو وہ. مجھے بڑا افسوس اس بات کا ہوا ہے. ادھر سنی اتحاد کونسل نے پیپلز پارٹی کے 2 سینیٹرز کی بلا مقابلہ انتخاب کو خطرے میں ڈال دیا. سنی اتحاد کونسل کی جانب سے ایڈوکیٹ نذیر اللہ، شازیہ سہیل اور جمیل احمد نے اپنے کاغذات جمع کرا دیے. سینیٹ الیکشن 13 مارچ کو ہونے کے باعث سینیٹر صدارتی انتخاب میں اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کر سکیں گے. دوسری جانب سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے بھی پی پی اعلیٰ قیادت کی ہدایت پر سینیٹرشپ کے لیے اپنے کاغذات جمع کرا دیے. جبکہ بلوچستان سے بھی سینیٹ کی خالی نشستوں کے انتخاب کے لیے 12 امیدواروں نے اپنے کاغذات جمع کرا دیے ہیں. کیمرہ مین جعفر حسین اور ساتھی رپورٹر سونیا خانزادہ کے ساتھ حمید سومرو، GNN کراچی. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے پہاڑوں پر جانے والوں کو قومی دھارے میں واپسی کی دعوت دینے
देते हुए कहा कि आम मुआफ़ी का ऐलान करता हूँ। कराची में बाबाए कौम की मज़ार पर हाज़री के बाद मीडिया से गुफ्तगू में सरफराज बुगटी ने बलूचिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर कायम करना सबसे बड़ा चैलेंज करार दे दिया। लॉ एंड ऑर्डर या दहशतगर्दी एक चैलेंज है जो कि पूरे मुल्क के लिए चैलेंज है, लेकिन बिलखसूस बलूचिस्तान की अपनी फ्रैजाइलिटीज़ की वजह से बलूचिस्तान में भी एक चैलेंज रहा है। ये जो इलेक्शंस की बात करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी कई हलकों में इस तरह की शिकायत ज़रूर थी कि वहाँ पर कोई धांधली या कोई इस तरह की चीज़ें हुई। लेकिन मौलाना साहब ख़ुद भी बलूचिस्तान से ही जीते हैं, डिया खान से हारे हैं, तो मेरा ख्याल है ये मुनासिब नहीं। अगर उन्होंने मैं मान नहीं रहा कि ऐसा कोई कमेंट दिया, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं उसकी मज़ामत करता हूँ। जितने भी एरियाज़ में पानी रुका हुआ है वो जो है कल तक गवादर में वो खाली हो जाएगा इंशाल्लाह, और लोग दोबारा रिहेबिलिटेट होना शुरू हो जाएंगे घरों में। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, माह रमज़ान के दौरान यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, आटा और घी की कीमतें मज़ीद कम ना करने का फैसला। हुकूमत की जानिब से 5 मार्च को रमज़ान पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स पर खसूसी रिलीफ का ऐलान किया गया है। ज़राए का कहना है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सारिफीन के लिए चीनी, आटा, घी की कीमत में पहले ही कमी कर चुका। रमज़ान पैकेज के तहत घी की फ़ी किलो कीमत 365 रुपये, आटे के 10 किलो थैले की कीमत 648 रुपये और चीनी की फ़ी किलो कीमत 109 रुपये बरकरार रहेगी।